नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर हूं हमेशा की तरह अपनी बेहद खास पेशकश खबर की तह तक लेकर आपके दरमियान, जिसका मकसद है हर उस अहम खबर की तह तक पहुंचे हम जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी होती है। और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे ब्यूरो हेड्स, हमारे तमाम सीनियर साथी। सबसे पहले आज हम रुख करेंगे चंडीगढ़ का। अवैध ट्रेवल एजेंट्स पर लगाम लगाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इसे लेकर विधेयक पेश किया जाएगा। गृह सचिव ने हाईकोर्ट में विधेयक और नियमों की जानकारी दी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है। ट्रेवल एजेंटों की तरफ से युवाओं को धोखा देने पर संज्ञान लिया गया है। करनाल निवासी हरप्रीत ने हाईकोर्ट में ये याचिका दाखिल की थी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्रेवल एजेंटों द्वारा मासूम युवाओं को धोखा देने के बढ़ते मामलों पर संज्ञान लिया था। करनाल निवासी हरप्रीत ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बता दें आपको कि विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी के चलते दर्ज एफआईआर समझौते के आधार पर रद्द करने की अपील की गई। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, विदेश भेजने के नाम पर ट्रेवल एजेंटों द्वारा भोले भाले युवाओं को धोखा देने से संबंधित लंबित मामलों की रिपोर्ट की तलब। हमारे साथ इस अहम खबर पर हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। जितेंद्र, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। ये खबर बहुत अहमियत रखती है जितेंद्र, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ट्रेवल एजेंटों के चक्कर में फंसकर लोग अपनी सालों की पूंजी गवा बैठते हैं। यूं कहिए कि जिंदगी भर की कमाई गवा बैठते हैं, उसके बाद हाथ कुछ भी नहीं लगता, सब कुछ जाया हो जाता है। और इस मामले पर यही संजीदगी वक्त की मांग थी जो अब दिखाई जा रही है। हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है और बड़ी बात यह है जितेंद्र, आपने खबर दी है कि शीतकालीन सत्र में इस पर विधेयक भी लाने की तैयारी। आपके पास क्या तफसील है इस खबर को लेकर? देखिए, बिल्कुल मुमताज, ये मामला जो है हाईकोर्ट के अंदर भी पहुंचा है और इससे पहले सत्र की भी अगर हम बात करें तो उस सत्र के अंदर भी विपक्ष की तरफ से ये मामला हाईकोर्ट के अंदर उठाया गया था। और खासतौर से इसके पीछे की वजह है हरियाणा के जो युवा लगातार जो विदेश का रुख कर रहे हैं नौकरी को लेकर के, रोजगार को लेकर के, और उन्हें किसी न किसी तरीके से एजेंटों के द्वारा फंसाया जाता है। अभय चौटाला की तरफ से भी ये मुद्दा उठाया गया था। उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया था कि डोंकी के जरिए भी लोगों को विदेश ले जाया जा रहा है और वहां जाकर के खासी दिक्कतों का सामना, परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है। ये मामला हाईकोर्ट के अंदर भी पहुंचा था जब एक याचिकाकर्ता की तरफ से इसमें याचिका जो है हाईकोर्ट में लगाई गई थी। और इस पर जवाब देते हुए हरियाणा सरकार की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकार के मामलों को लेकर के जो ट्रैवल एजेंट है उन पर लगाम जो है लगाई जा सके और एक विधेयक लाने की तैयारी जो है शीतकालीन सत्र के अंदर की जा रही है। इस प्रकार का हलफनामा हाईकोर्ट के अंदर दिया गया है। यानी ये स्पष्ट है कि इस प्रकार की जो गतिविधि हरियाणा प्रदेश के अंदर चल रही है, क्योंकि कई जिले ऐसे हैं जहां पर युवा जो है वो बड़ी तादाद में अगर हम बात करें विदेशों का रुख कर चुके हैं। और कई जगह ये भी स्थिति देखने के लिए मिली है कि अपनी जीवन भर की पूंजी या अपनी पारिवारिक तौर पर जो पूंजी है उसे खर्च करने के बावजूद भी कोई खास रिजल्ट जो है वो विदेश में जाने पर इन युवाओं को नहीं मिला है, बल्कि अपने आप को ठगा हुआ, फंसा हुआ ये तमाम युवा जो है वो महसूस कर चुके हैं। इस प्रकार की कई जो तस्वीरें हैं या फिर कई जो कहानियां हैं वो देखने के लिए मिली हैं, जिसमें युवाओं को किस प्रकार की जो परेशानी है विदेश जाने के बाद, जहां एक सपना जो है वो नजर आता है और वो सपना जब विदेश में पहुंचने के बाद एक परेशानी बन करके सामने आता है। उन तमाम विषयों को लेकर के हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे बहुत से जिले हैं जहां के युवा जो है विदेशों की ओर उनकी तरफ से रुख तो किया गया, लेकिन वहां जाकर के उन्हें जब हकीकत देखने के लिए सामने मिली तो उन्हें पता चला कि उनके साथ ठगी हो चुकी है और वो एक बड़ी ठगी का शिकार हो चुके हैं और बड़ा जो धन था, जो बड़ा जो पैसा था इसके लिए जो खर्च किया गया वो पैसा भी बर्बाद हो चुका है। लेकिन अब इस पर लगाम लगाने की तैयारी जो है वो की जा रही है, क्योंकि चाहे हाईकोर्ट हो या फिर इससे पहले विधानसभा के सत्र की बात करें उसमें भी इस मसले को उठाया गया था। और इस बात पर भी विपक्ष लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी जो है सरकार के समक्ष इस बात को रखते हुए नजर आ रहा था कि हरियाणा के जो युवा हैं कई जिलों के अंदर उन युवाओं की जो संख्या है वो इसलिए घट रही है कि वो विदेशों की ओर जो है रुख कर रहे हैं। और इसका फायदा उठाते हुए, इस सोच को ध्यान में रखते हुए जो ट्रेवल एजेंट है या फिर जो ठग है वो भी इसका पूरा फायदा उठा करके जो इस प्रकार के जो युवा हैं उन्हें ठगने का काम कर रहे हैं। अब सरकार की तरफ से इसको लेकर के जो विधेयक है वो आगामी शीतकालीन सत्र के अंदर लाने की पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है और एक हलफनामा
हाई कोर्ट के अंदर भी सरकार की तरफ से दायर करते हुए इस बात को कहा गया है कि इन तमाम गतिविधियों पर लगाम लगाने को लेकर के सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है और आगामी शीतकालीन सत्र में एक जी। विधेयक भी इसको लेकर के लाया जाएगा, ताकि जो ट्रैवल एजेंट है उनका पूरा जो रजिस्ट्रेशन और एक जो पूरी प्रक्रिया है उसके तहत ही जो ट्रैवल एजेंट है वो इस प्रकार का कार्य कर पाएंगे। और अगर उनको इस प्रकार की कोई इजाजत नहीं होगी, उनके पास अनुमति नहीं होगी, तो उन पर कार्रवाई भी की जा सकेगी। इसको लेकर के पूरा मसौदा तैयार कर लिया गया है। मुमताज जी, इस पूरे मामले पर जितेंद्र, इसी गंभीरता की जरूरत थी। दरअसल बहुत बड़े पैमाने पर धोखे दिए जाने लगे थे लोगों को ट्रैवल एजेंट्स की तरफ से। जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। गुजारिश है आपसे, एक और अहम खबर का रुख करेंगे हम, फिर वापसी करेंगे अपने स्टेट हेड की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। आज शाम को दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री। आज रात हरियाणा भवन में रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कल पानीपत के लिए रवाना हो जाएंगे। समालखा में निरंकारी युवा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे, आज रात दिल्ली में ही रहेंगे और कल पानीपत लौटेंगे मुख्यमंत्री। बड़ा अपडेट दे रहा हूं। स्टेट हेड हमारे जितेंद्र चौधरी हमारे साथ बने हुए इस खबर पर। जितेंद्र, आज दिल्ली दौरे पर पहुंचेंगे, शाम को मुख्यमंत्री मनोहर लाल। दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात है, कल वापसी हो जाएगी उनकी। जान सकते हैं उनके इस दौरे का मकसद क्या है जितेंद्र, किस किस से उनकी मुलाकात होने वाली? देखिए, बिल्कुल मुमताज, फिलहाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं और आज दोपहर बाद करीब 4 बजे के आसपास अगर हम बात करें तो दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल रवाना हो जाएंगे। और जहां केंद्रीय मंत्रियों से अमूमन जो मिलने का जो कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री का रहता है। केंद्र की योजनाओं को हरियाणा के अंदर किस प्रकार से जो है क्रियान्वयन करवाया जा सके और केंद्र की तरफ से जो तमाम जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं उनको हरियाणा के अंदर लागू कराया जा सके, इन तमाम विषयों को लेकर के समय समय पर जो मुलाकातें हैं वो दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की देखने के लिए मिलती हैं। कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ हमने देखा है कि जो केंद्र के जो शीर्ष नेतृत्व है उसके साथ भी मुख्यमंत्री अपने इन दिल्ली दौरे के दरमियान मिलते हुए नजर आते हैं। आज ये दिल्ली दौरा है, हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि कौन कौन केंद्रीय मंत्री रहेंगे जिनसे उनकी मुलाकात होगी, लेकिन जैसे ही दिल्ली दौरा उनका शुरू होगा, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया भी, करीब 4 बजे के आसपास मुख्यमंत्री चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और क्या कुछ मुलाकातें जो है उनकी रहने वाली है उसके बारे में भी समय रहते जो जानकारी है वो दी जाएगी। और कल पानीपत का जो दौरा है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का रहने वाला है। संत निरंकारी के आश्रम में जाकर के एक जो कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल समालखा के अंदर शिरकत करने वाले हैं। जी, शुक्रिया जितेंद्र, आपका इन दोनों अहम खबरों की तह तक पहुंचने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अब हम रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल मंत्रिमंडल की आज बैठक होने वाली है। राज्य सचिवालय में दोपहर 12 बजे मीटिंग होगी। नई भर्तियों पर इस बैठक में फैसला लिया जा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री की घोषणाओं को भी मंजूरी मिल सकती है। पुलिस भर्ती में महिलाओं को 25% आरक्षण पर भी फैसला हो सकता है। विंटर सेशन में आने वाले विधेयकों के ड्राफ्ट पर भी चर्चा हो सकती है। सरकार के 1 साल के कार्यक्रम की भी रूपरेखा बनाई जा सकती है। तो आज हिमाचल मंत्रिमंडल की अहम बैठक है। सरकार के 1 साल के कार्यक्रम पर रूपरेखा बनेगी और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री की घोषणाओं को भी मंजूरी मिल सकती है। आज की इस बैठक में राज्य सचिवालय में दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होगी। प्रदीप ठाकुर शिमला से हमारे ब्यूरो हेड इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक की, प्रदीप, जाहिर है पूरे सूबे की नजर है मंत्रिमंडल की इस बैठक पर। हमने बताया कि क्या क्या हो सकता है इस बैठक में, अपने दर्शकों को आप बताइए आज की इस बैठक का मकसद क्या है, कौन से अहम फैसलों पर मुहर लगाई जा सकती है? प्रदीप। बिल्कुल, देखिए 12 बजे ये बैठक शुरू होनी है और इस बैठक में काफी महत्वपूर्ण एजेंडा आज आ सकते हैं। और इसी महीने क्योंकि सरकार के 1 साल भी पूरे हो रहे हैं, तो 11 दिसंबर है, उस दिन धर्मशाला जो कांगड़ा जिला का जो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र है, वहां के चंबी में एक रैली करने जा रही है राज्य सरकार और उसमें 1 साल की आएगा। और जानकारी ये है कि उसमें प्रियंका गांधी की आ सकती है, तो उससे जुड़ी रूपरेखा आज कैबिनेट बैठक में जो बनाई जा सकती है। और इसमें ये भी टारगेट दिए जा सकते हैं खासतौर पर जो कांगड़ा के मंत्री हैं और बाकी भी जो मंत्री हैं कि उस दिन रैली में भीड़ भी जुटनी चाहिए, तो लोगों को किस तरह से वहां पर लाना है और जो सरकार के 1 साल के काम है उनके जो बेनिफिशरीज हैं उनको वहां पर पहुंचाना है। तो ये भी एक रूपरेखा इसमें तैयार
की जानी है। इसके साथ साथ जो विंटर सेशन 19 दिसंबर से शुरू हो रहा है, उसमें कुछ विधेयक भी इस बार लाए जा सकते हैं। उनका ड्राफ्ट आज कैबिनेट बैठक में आ सकता है और उसमें क्या कमियां हैं, क्या उसमें और चीजें ऐड की जा सकती हैं, इसको लेकर जो संबंधित मंत्री हैं और बाकी मंत्री भी अपनी राय देते हैं। तो ये भी कुछ ड्राफ्ट जो है आज कैबिनेट बैठक में आ सकते हैं। इसके साथ साथ जो नई भर्तियां होनी है उससे जुड़े जो देश में से लगातार ये मुद्दा चल रहा है कि रोजगार सरकार ने कितना दिया है इस नई सरकार ने युवाओं को, तो उसको लेकर भी कुछ नई भर्तियां कई विभागों में पद सृजित किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करने पर भी राज्य सरकार विचार कर रही है और मुख्यमंत्री ने पहले ही इसकी घोषणा की है कि हम जो महिला कांस्टेबल है उनके लिए आरक्षण रखेंगे। कुल मिलाकर 1200 पदों की भर्ती होनी है और उसमें महिलाओं के लिए 25% के करीब आरक्षण की व्यवस्था पहली बार की जा रही है। तो ये एजेंडा की आज कैबिनेट बैठक में आ सकता है, ऐसी सूचना है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं होती हैं जब वो अलग अलग स्थानों पर दौरों पर जाते हैं या फिर कैबिनेट मंत्री भी दौरों पर जाते हैं, उस दौरान वो कुछ घोषणाएं करते हैं तो उनको भी कैबिनेट की अप्रूवल दिलाना होती है, चाहे कोई नए संस्थान खोलने हो या कोई संस्थान अपग्रेड करने हो, स्कूलों से जुड़ा कोई विषय हो, तो ये तमाम चीजें रहती हैं, तो उनको भी कैबिनेट की अप्रूवल दिलाना जरूरी होता है। तो संभवतः इस तरह के एजेंडे भी आज कैबिनेट बैठक में आ सकते हैं। जी, तो सबको इंतजार है कैबिनेट की इस बैठक का। 12 बजे शुरू होगी, कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। शुक्रिया प्रदीप आपका इस अहम खबर पर तय तक पहुंचने के लिए और तमाम अहम तफसील हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच हम रुख करेंगे पंजाब का। पंजाब में 11 रुपए बढ़ाए गए हैं गन्ने के रेट। अब पंजाब में गन्ने का मूल्य 391 रुपए हो गया है, पहले 380 रुपए था गन्ने का मूल्य पंजाब में। हरियाणा में किसानों को 386 रुपए दिया जा रहा है मूल्य। पंजाब ने हरियाणा से कम रुपए बढ़ाकर भी बाजी मार ली है और 11 रुपए का शगुन होता है, ऐसा कहना है भगवंत मान का। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 11 रुपए बढ़ाए हैं गन्ने की कीमत पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लिखा, आज पंजाब के गन्ने के काश्तकारों को 11 रुपए कीमत बढ़ाने का ऐलान करके पंजाब गन्ने का सबसे ज्यादा रेट देने वाला राज्य बन गया है। आने वाले वक्त में और भी पंजाबियों को खुशखबरियां मिलेंगी। आपका पैसा, आपका नाम। और हमारे साथ हरसिमरत पॉल मेरे साथी इस खबर पर जुड़ गई हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। हरसिमरत, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से पहले ही कहा गया था कि हरियाणा से ज्यादा गन्ने के मूल्य दिए जाएंगे पंजाब में किसानों को। हालांकि कम कीमत बढ़ाई है उन्होंने, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा से बाजी मार ली है। 11 रुपए बढ़ाए उन्होंने गन्ने की कीमत पर और कहा है कि 11 रुपए का शगुन होता है और कहा है कि और भी ज्यादा खुशखबरियां दी जाएंगी पंजाब वालों को। तो ये बढ़ी हुई कीमतों पर हरसिमरत कैसे समझेंगे इस खबर को? जी बिल्कुल मुमताज़, गन्ने के रेटों के लिए कुछ समय पहले किसानों ने चंडीगढ़ में आकर धरना किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। उसी दिन रेट नहीं बताए गए थे मुख्यमंत्री की तरफ से, हालांकि रूबरू ज़रूर हुए थे मीडिया के साथ। तो उनका कहना था कि अगले दिन जो है गन्ना काश्तकारों के साथ, मिल मालिकों के साथ मुलाकात की जाएगी और उसके बाद रेट बढ़ाया जाएगा। पर उन्होंने उसी वक्त दावा कर दिया था कि बेशक में हम जितना भी मूल्य बढ़ाएंगे उसमें किसी को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और वो भारत में सबसे ज़्यादा मूल्य होगा जो कि पंजाब देगा। आपको बताएं कि उसके कुछ दिनों के बाद आज ऐलान किए गए हैं, 11 रुपये बढ़ाए गए हैं पंजाब सरकार की तरफ से, जो कि वाकई देश में ज़्यादा है। हरियाणा की बात उन्होंने की थी और हम भी करते हैं, तो आपको बताएं कि हरियाणा में 14 रुपये बढ़ाए गए, उसके बाद मूल्य हुआ था 386 रुपये और अब पंजाब ने सिर्फ 11 रुपये बढ़ाए हैं। हालांकि 3 रुपये कम है हरियाणा से, उसके बावजूद जो मूल्य मिलना है अब पंजाब के काश्तकारों को, किसानों को, तो वो तकरीबन आपको बताएं 391 रुपये हो जाएगा। और इसके बाद ये सबसे बड़ा मूल्य होगा जो कि एक राज्य की तरफ से पूरे भारत में गन्ना काश्तकारों को, गन्ना किसानों को मिलने वाला है। तो ऐसे में ये एक जो मूल्य है इसको लेकर के हमेशा टसल चलती रहती है। हरियाणा ऐलान कर देता है, पंजाब ऐलान कर देता है, पर पंजाब के रेट जो है वो ज़्यादा ही रहते हैं। हालांकि आपको बताएं कि पिछले दिनों हरियाणा ने जब रेट बढ़ाए थे उस वक्त वो रेट हरियाणा के सबसे ज़्यादा रेट हुए थे 386 रुपये। पहले 372 रुपये चल रहे थे हरियाणा में, तो 386 से ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि उस समय अगर बात की जाए पंजाब की तो पंजाब में 380 रुपये ही इसका मूल्य जो था वो मिल रहा था। पर अब पंजाब ने 11 रुपये बढ़ाकर एक बार फिर से बाजी मार ली है और जाहिर तौर पर किसानों को खुश कर दिया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया
और उन्होंने ट्वीट में ये भी लिखा है कि 11 रुपए का शुभ शगुन होता है, ये शुभ शगुन जो है वो किसानों को दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने पूरे पंजाबियों का भी जिक्र किया है कि इसी तरह के शुभ संकेत जो हैं, इसी तरह की शुभ खुशखबरियां जो हैं वो आने वाले समय में मिलती रहेंगी, आपका पैसा आपके नाम रहेगा। जी मुमताज। तो हरसिमरत, ये बड़ा फैसला लिया गया पंजाब सरकार की तरफ से, क्या किसानों की तरफ से अभी इन बढ़े हुए रेट्स पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या किसान इस फैसले से संतुष्ट हैं पंजाब में? हालांकि अभी किसानों से तो इस बारे में बातचीत नहीं हो पाई है। आपको ये भी पता है कि किसानों की तरफ से 450 रुपये यानी कि 450 रुपये की डिमांड की गई थी, पर यह बात कहनी थी मुख्यमंत्री की उस वक्त कि हम सभी से मिलजुल कर बात करेंगे, पहले बात की जाएगी और उसके बाद जो है रेट बढ़ाए जाएंगे। तभी उन्होंने हरियाणा का भी जिक्र किया था कि आपको हरियाणा से ज़्यादा दिया जाएगा, क्योंकि हर बार हरियाणा के साथ ही मुकाबला रहता है पंजाब का और किसानों को जो है वो ज़्यादा मूल्य दिया जाता है। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि बेशक 2 रुपये बढ़ाए जाएं पंजाब की तरफ से, पर वो रेट जो है हरियाणा से ज़्यादा किए जाएंगे। पर आप देखिए कि यहाँ पर जो रेट का तकाजा है वो ज़्यादा ही इसमें आया है, क्योंकि अब 391 रुपये जो है वो पंजाब दे रहा है, 386 रुपये हरियाणा दे रहा है। तो ऐसे में किसानों के चेहरे खिलने लाजमी हैं, क्योंकि जो पंजाब में गन्ना के किसान हैं या फिर काश्तकार हैं वो सभी को फ़ायदा होना तो ज़रूर लाजमी होगा, क्योंकि अगर दूसरे राज्यों से कंपैरिजन किया जाए तो पंजाब सबसे ज़्यादा मूल्य दे रहा है। जी हालांकि हरसिमरत, ये चर्चाएं थी पहले से ही कि पंजाब के लिए गन्ने की कीमत बढ़ाना आसान नहीं होगा। देखना होगा कि सरकारी खजाने को क्या बैलेंस कर पाएंगे या नहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान। तो क्या लगता है आपको, ये फैसला ले तो लिया है पंजाब सरकार ने, लेकिन चीजों को सही तालमेल में बैठाकर रखने में भी आसानी होगी आगे सरकार के लिए? बिल्कुल मुमताज, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है, क्योंकि अगर पिछली सरकारों की बात करें तो जब भी सरकारें होंद में आई हैं, जब भी सरकारों ने शासन करना शुरू किया है, एक ही नाम जो सुनने में आया कि उनके जो वित्त मंत्री थे मनप्रीत बादल, उस समय में उनका कहना था कि खजाना खाली है। पर जब आम आदमी पार्टी आती है तब उनका कहना है कि खजाना बेशक खाली हो पर लोगों के लिए खाली नहीं होगा, हम इसे भरेंगे। उन्होंने कई चीज़ें सुझाई। उसके बाद आपको पता है पंजाब में बिजली यूनिट फ्री की गई, 600 यूनिट अब जो 2 महीने की हैं लोगों को फ्री मिल रही है। इसके अलावा 1000 रुपये जो औरतों को देना है उसकी कुछ समय में शुरुआत हो जाएगी, महिलाओं को 1000 रुपये भी दिए जाएंगे। तो एक एक करके अपनी गारंटी पूरी कर रही है मान सरकार। तो उनका कहना है कि हमारे पास यहाँ पर कमाने के बहुत सारे साधन हैं, लोगों से टैक्स का पैसा लिया जाता है जो अगर लोगों को ही दिया जा रहा है। तो ऐसे में अभी हाल ही में बात हुई है माइनिंग की, तो उसमें 20,000 करोड़ रुपए आने का दावा किया गया है कि इतना जो लाभ है वो पंजाब सरकार कमाएगी। हालांकि इसके बारे में अभी ज़्यादा जानकारी तो नहीं आई है कि कितना लाभ कमा पा रही है, पर हाँ पंजाब में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जरूर शुरू हुए हैं जिसको लेकर के पंजाब सरकार को फायदा हो रहा है। तो जाहिर तौर पर इसके भी एडजस्टमेंट जो है वो उसी में कहीं की जाएगी। शुक्रिया हरसिमरत आपका इस आम खबर की तह तक पहुंचने के लिए। इस बीच बता दें अपने दर्शकों को कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गन्ने की कीमत बढ़ाने के बाद पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, आज पंजाब में गन्ने के काश्तकारों को 11 रुपए कीमत बढ़ाने का ऐलान करके पंजाब गन्ने का सबसे ज्यादा रेट देने वाला राज्य बन गया है। आने वाले वक्त में और भी पंजाबियों को खुशखबरियां मिलेंगी। आपका पैसा आपका नाम। और आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड का रुख करेंगे। उत्तरकाशी सुरंग से बचाए गए श्रमिक दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे 41 श्रमिक। सुरंग से बचाए गए श्रमिकों ने अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने कहा कि टनल में हम लोगों को खाना पानी मिल रहा था। एक श्रमिक ने कहा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक। अहम खबर दे रहे हैं आपको, उत्तरकाशी टनल हादसे से बचाए गए श्रमिक दिल्ली पहुंच गए हैं। 48 घंटे तक उन्हें ऋषिकेश एम्स में ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। और ये तस्वीरें देखिए, ये दिल्ली पहुंचे हैं। एयरपोर्ट की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। हवाई अड्डे पहुंचकर श्रमिकों ने अपनी आप बीती भी सुनाई। तो यहां से उन्हें उनके घरों को भेजा जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली पहुंचे हैं तमाम श्रमिक। उत्तरकाशी टनल हादसे में 41 श्रमिकों का रेस्क्यू किया गया 17 दिन की जद्दोजहद के बाद। हमारे साथी नासिर हुसैन इस खबर पर बने हुए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। नासिर, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे हैं सब 41 श्रमिक जिनको रेस्क्यू किया गया था टनल हादसे से। 48 घंटे तक ऋषिकेश एम्स में उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया। अब उनकी सेहत ठीक है। आगे अब यहां से नासिर अपने अपने घरों को चले जाएंगे। 17 दिन तक टनल में रहने के बाद तमाम मजदूरों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया था। उसके बाद से इनको 48 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया। पहले चिन्याली छोड़ अस्पताल ले जाया गया, वहां चेकअप किया गया। उसके बाद जो एम्स है वहां पर ऑब्जर्वेशन में रखा गया और तमाम चेकअप वहां पर किए गए।
जो लोग बीमार थे उनका इलाज किया गया और जो लोग बीमार नहीं थे उनको ऑब्जर्वेशन में रख करके देखा गया कि किसी में कोई किस तरह की कोई दिक्कत किसी मरीज के अंदर किसी मजदूर के अंदर तो नहीं आ रही है। और उसके बाद इनको अब फिलहाल रिलीव कर दिया गया है और इनके जो परिजन 17 दिन से उत्तराखंड आए हुए थे उन तमाम परिजनों पे सुपुर्द कर दिया गया। उनके साथ इनको दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया था। अब ये दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली से अपने अपने गंतव्य जिस जिस राज्य के जो मजदूर हैं वहां पर जाएंगे और अपने परिजनों के साथ वो अपने परिजन हर परिवार वालों के से मिलेंगे। तो अभी तक जिस तरीके से ऑपरेशन हुआ और तमाम देश भर ने देखा कि किस तरीके से मजदूर 17 दिन तक गांव के अंदर फंसे रहे और उनको निकालने के लिए तमाम जो रेस्क्यू एजेंसियां थी वो लगी हुई, राज्य की एजेंसियां, केंद्रीय एजेंसियां और साथ ही साथ तमाम तरह की मशीनों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन फाइनली उनको निकालने के लिए जो रेड माइनर्स हैं उन्होंने मदद की और उसके बाद उनको निकाला गया। अब दिल्ली में पहुंचे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आज कई मजदूरों से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद वो जानेंगे कि उनका किस तरह का क्या रहा और आगे जो रेड माइनर्स है जिन्होंने उनको निकाला उनको भी शायद सम्मानित करने का मुख्यमंत्री केजरीवाल का इरादा है। और ये तमाम जो इस तरीके से अब मजदूर भी अपने अपने घरों पर रवाना हो गए हैं और जो इन लोगों ने मेहनत की उनको अलग अलग जगहों पर लोगों का सम्मान किया जा रहा है। जी नासिर, आपका बेहद शुक्रिया इस खबर की तफसील हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हुए एक और अहम खबर दे रहे हैं आपको। उत्तरकाशी टनल से बचाए गए मजदूर लखनऊ पहुंच गए। यूपी के रहने वाले 8 मजदूर लखनऊ पहुंचे और अब से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन मजदूरों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि 12 नवंबर को दिवाली वाली सुबह सुरंग में फंस गए थे अलग अलग राज्यों के 41 मजदूर, जिन्हें 17 दिन की जद्दोजहद के बाद 28 नवंबर को शाम को रेस्क्यू किया गया। तो लखनऊ पहुंच गए हैं यूपी के 8 मजदूर। धन्यवाद, बहुत खुशी हो रही सर। और हमारे धन्यवाद है जो हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। अच्छी बात है, बस भगवान का लाख लाख। आप लोग जब सुरंग में फंसे हुए थे कैसा लग रहा था उस समय? क्या लग रहा था कि कभी सुरंग से निकल पाएंगे? जी सर, निकल पाएंगे ऐसा लग रहा था, क्योंकि हिम्मत मिलती थी ना हम लोगों को। जैसे जितने लोग भी थे, हम लोग 41 लोग, सब लोग एकजुट थे, एक मुट्ठी के जैसे। सब लोग एक दूसरे को हिम्मत देते थे कि चिंता मत करो, जिंदा है तो जिंदा ही सेफली निकलेंगे हम लोग बाहर। बहुत बढ़िया, एकदम अच्छे लग रहे हैं हम लोग। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आप लोगों से मुलाकात करेंगे। जी, मुलाकात करेंगे हम लोग। कैसा लग रहा है आपको? एकदम बढ़िया लग रहा है। उत्तरकाशी सुरंग हादसे से महफूज निकाले गए 41 श्रमिकों में से 5 बिहार के हैं जो पटना हवाई अड्डे पहुंचे। बिहार के श्रम मंत्री सुरेंद्र राम ने उनका स्वागत किया। जो दिक्कत था हम लोग को फर्स्ट में 18 घंटा है जो हम लोग कष्ट सहा, उसके बाद में जैसे हम लोग का ऑक्सीजन आने लगा पाइप द्वारा, फिर जो बाहर में जो हम लोग का टीम था उससे बात होने लगा, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को बाहर का सब मोमेंट मालूम चलने लगा। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार डटी रही, सारी एजेंसीज डटी रही वहाँ आप लोगों को निकालने के लिए। सबसे ज़्यादा तो हम लोग का उत्तराखंड का धामी सरकार जो थे वो हम लोग को बहुत मदद की। हर पल का हम लोग का वो बात करते थे। अब एक मिनट सर, अब आप बिहार आ गए हैं, क्या आप बिहार में रखकर काम करना चाहेंगे या फिर जाएंगे वापस टनल में? वो आगे के तो समय बताएगा सर कि हमारे लिए सरकार क्या कर रही है। सरकार अगर कुछ मदद करे तो बिहार में करेंगे, अगर नहीं मदद करेंगे तो बाहर तो जाना ही पड़ेगा। जो 18 दिन जो हम लोगों ने वहाँ पे कष्ट किया उसको 18 मिनट में हम तो बता नहीं सकते। फिर भी आप लोगों की दुआ है, सबकी दुआ है कि हम आज यहाँ पे हैं। बाकी आगे क्या बिहार में बाकी ये सरकार से बोल के कुछ नौकरी वोकरी का प्रबंध करवा दीजिए, यही आपसे दुआ है। बिहार सरकार आपका इंतजाम काम करने का बिहार सरकार अगर हमारी इतना सोचती तो वहाँ पे जाके हमारी सुध ली होती। जी, केंद्र सरकार वहाँ की पुष्कर सिंह, खासकर मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हर समय हमारी सुध ली। और खासकर मेरी बात आप लोगों ने देखी होगी मीडिया के माध्यम से कि प्रधानमंत्री जी से मेरी बात हुई और हमने जो आप बीती बताई,
बाकी वहाँ के लोग उत्तराखंड की दिवाली जब हम लोग निकले तब हम लोगों ने देखी कि उत्तराखंड की दिवाली है, बाकी हमारे वैसे उत्तराखंड की दिवाली नहीं मनी थी। बहुत खुशी हुई कि 17 दिन के बाद भाई मेरा घर वापस आ गया, बहुत खुशी हुई हम लोगों को। अब चाहते हैं कि अब भाई यहीं रहकर काम करें वापस? हाँ, हम लोग यही चाह रहे हैं कि यहीं उनको हो जाए और यहीं रहे तो ज्यादा बेहतर हो। केंद्र सरकार को क्या कहेंगे? काफी मेहनत किया केंद्र बहुत मेहनत किए हैं। हाँ, बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं। हाँ, सारी सरकार ने बहुत मेहनत किया है। आगामी सरकार को कुछ कहेंगे? आपके मामा वापस आ गए। हाँ जी, उन का सबसे बड़ा इसमें ये था कि निकाला जाए उन लोग को, तो सबसे ज़्यादा बहुत सहयोग किया उन लोगों ने। जितनी भी एजेंसी थी सेंट्रल जी, क्या कहेंगे आप? आपके मामा यहाँ आप सही सलामत? बस थैंक यू कहना चाहेंगे कि इतने अच्छे से सही सलामत आ गए, और इससे बड़ा तो और कुछ ये नहीं है। बस बड़ा चैलेंज इन लोगों में दिवाली सब रुचि भी। हाँ, सब अब ईद भी दिवाली सब बन जाएगी घर पे। अब सबकी खुशी है, सबके चेहरे पे अब खुशी है। ईद और दिवाली अब मनेगी घर पे? हाँ, जरूर मिलेगी, बहुत मिलेगी। हाँ, बहुत उससे बढ़ के खुशी हम लोग को हुई है ईद, और इससे भी। एक और अहम अपडेट है इसी खबर के हवाले से। रैट माइनर से आज मिलेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। शाम 4 बजे अपने आवास पर उनसे मुलाकात करेंगे। उत्तरकाशी सुरंग हादसे में राहत और बचाव कार्य करने वाले रैट माइनर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज मुलाकात होगी। रैट माइनर्स ने सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाया। इन्हीं तमाम खबरों के साथ खबर की तह तक में आज मेरे साथ इतना ही। मुझे दे इजाजत। जाने से पहले अपने तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम अहम खबरों की तह तक पहुंचने। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दे इजाजत। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।